दोस्तों, क्या आपको पता है, सॉरी गाइस, तो क्या आपको पता है जिस स्टूडियो ने हम लोगों को अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन, जुजुत्सु काइसेन और चेनसो मैन दिया, उस स्टूडियो को लोग बोलते हैं द स्टूडियो दैट ब्रोक एनिमे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टूडियो मापा की। पर सवाल ये है, एक स्टूडियो जो बार बार मास्टरपीस बनाता है वो कंट्रोवर्सी का शिकार क्यों होता है, और क्या सक्सेस के पीछे हमेशा सैक्रिफाइस छिपा होता है। चलिए शुरू करते हैं। ध्रुव राठी नहीं बनना है, सॉरी। तो 2011 में मापा बना और थोड़ी ही देर में इंडस्ट्री का पावर हाउस बन गया। जुजुत्सु काइसेन, चेनसो मैन, अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन, यूरी ऑन आइस, एक के बाद एक बैंगर एनिमे। मापा एक फैन फेवरेट स्टूडियो बन गया। हर सीजन स्पॉटलाइट उन पर ही होती, लेकिन जैसे ही स्पॉटलाइट और लाइट आई वैसे ही उनका राज भी सामने आने लगा। इनकी सबसे बड़ी इशू टॉक्सिक वर्क कल्चर। फ्रीलांस एनिमेटर म्यूशियो ने रिवील किया कि स्टाफ को रात भर जगाना पड़ता है, कभी कभी सुबह तक ड्राइंग फिक्स करना पड़ता है। अटैक ऑन टाइटन का एक एपिसोड का डायरेक्टर ने ट्वीट करा, मुझे घर नहीं गए हुए 3 दिन हो गया। सोचो, 3 दिन नॉन स्टॉप काम, और सिर्फ ओवर वर्क ही नहीं, अंडर पेमेंट भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। नेटफ्लिक्स के प्रोजेक्ट येसुका के टाइम एनिमेटर एपी इची ने बोला कि मापा मिनिमम पेमेंट दे रहा था। एक वर्ल्ड क्लास स्टूडियो जिसने कि लोगों का उम्मीद तोड़ दिया था। 2021 में क्रिटिसिज्म बढ़ गया। पब्लिक प्रेशर इतना ज्यादा था कि मापा ने अनाउंस किया एक स्टूडियो एनेक्स, एक नया ऑफिस जिसमें लॉन्ग कैफे और कोजी इन्वायरमेंट होगा। फैंस ने सोचा शायद अब चीजें सुधरेंगी, लेकिन ये सिर्फ एक दवा था उस बड़ी चोट पे। रियलिटी अभी भी डार्क थी। सबसे बड़ी बात सामने आई जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के दौरान। मिड सीजन से ही रूमर्स था कि एनिमेटर्स को NDA साइन करवाया गया ताकि वो प्रॉब्लम लीक ना करे। और फिर एपिसोड 14 आया। वो एपिसोड फैन को इमीडिएटली ऑफ लगा, और फिर डायरेक्टर ने खुद इसके लिए माफी मांगी। एपिसोड के बाद एनिमेटर्स ने सोशल मीडिया पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना शुरू किया। कुछ ने कहा उन्हें ब्रेक चाहिए, कुछ ने डिले मांगा, लेकिन प्रोडक्शन कम्युनिटी ने उनका एक नहीं सुना। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है, मापा एकलौता स्टूडियो नहीं है जो ऐसा काम करता है। पुअर कंडीशन एनिमे इंडस्ट्री का एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है। वन पीस का एनिमेटर हेनरी थोरलो हॉस्पिटल तक एडमिट हुए काम के प्रेशर की वजह से। सोर्ड आर्ट ऑनलाइन का एक स्टाफ ने बोला कि फ्रीलांस को अनपेड के बराबर रखा जाता है। और जरा इसको देखो, ज़ोम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड, जिसका थीम ही टॉक्सिक जापानीज वर्क कल्चर को दिखाता है, उसका एपिसोड ही टाइम पर रिलीज नहीं हो पाया क्योंकि स्टूडियो ओवरवर्क था। तो इसीलिए लोग मापा को बोलते हैं द स्टूडियो ऑफ ब्रोकन एनिमे या द स्टूडियो ऑफ ब्रोक एनिमे, क्योंकि जितनी बड़ी उनकी हिट्स है उतनी ही बड़ी उनकी कंट्रोवर्सी भी है। मास्टरपीस बनाने की कीमत, एनिमेटर्स का हेल्थ, उनका मेंटल पीस और कभी कभी उनकी जिंदगी भी। पर दोस्तों, एक बात याद रखो, जितनी भी ग्लैमरस कोई भी इंडस्ट्री दिसे उसके पीछे सैक्रिफाइस और स्ट्रगल छुपा होता है। मापा अपना एनिमेटर्स को सही से ट्रीट नहीं करता है, फिर भी वर्ल्ड क्लास एनिमे डिलीवर करता है। और ये एक चीज हमें सीखना है, ग्रेटनेस का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन मैं आगे बढ़कर इंडस्ट्री के फ्लॉस को एक्सपोज कर सकता हूँ और चेंज के डिमांड भी। तो मेरे कहने से शायद उनका वर्ल्ड भी एनिमे का उस ब्यूटीफुल वर्ल्ड की तरह हो जाए जो स्टोरीज हमें हमेशा इंस्पायर करता है। क्या मोटिवेशन है ये। ओके, तो आउटरो। तो आपको क्या लगता है, क्या मापा अपना कल्चर सुधार पाएगा या एनिमे इंडस्ट्री का कोलैप्स होगा ही? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको इंडस्ट्री का हिडन ट्रूथ देखना है तो सब्सक्राइब करना ना भूलना।